बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 50 मुलाहिदा फरमाएं। खुदा के लिए मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रंग वाली के चौधरी रिशाद की बेटी ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। वंसा और उसकी आंखों की चमक कुछ और गहरी हो गई। पीर बादशाह के होते हुए तुम मौत की तमन्ना कर रही हो, बड़ी जल्दी हो। ओए हम तो मुर्दों को जीना सिखा देते हैं, तू तो फिर सर से पांव तक जिंदगी से भरी हुई है। 16 आने फिट हो जिंदा रहने के लिए। उसने शानी का गुदाज हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। शानी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कराकर अपना मुंह फेर लिया। वो संभालने वाले अंदाज में बोला, जलिए दरवेशों मलंगों के साथ इतना गुस्सा नहीं करते। अगर मेरे साथ मीठा बोल बोलेगी तो देखना सवार राख की 2 चुटकियों से तेरा हर दुख दर्द दूर कर दूंगा। शानी का दिल गुस्से गम से लबरेज था। वो चिल्लाकर बोली, मैं लानत भेजती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ। किस पर लानत भेजती हो? तुम जैसे दरवेशों मुलंगों पर, तुम जैसे बैरूपियों पर, तुम जैसे जितने साईं जी, हजरत जी, पीर जी, मैं सब पर थूकती हूँ। मैं थूकती हूँ, दूर चले जाओ मुझसे, दूर हट जाओ। वो अपनी जगह पथरा सा गया। फिर उसके हाथ ने हरकत की, शायद वो शानी को छूना चाहता था। वो गर्जी, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, दूर हो जाओ मुझसे। एक अजीब जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी शानी पर। गम की इंतहा को छूकर उसके ज़हन ने काम करना छोड़ दिया था। शायद इन लम्हों में कोई हथियार या आला उसके पास होता तो वो सचमुच अपनी जान ले लेती। इसका दिल अंदर से लबालब था। वो इस दुनिया से कुछ नहीं मांग रही थी, अपने बिछड़े हुए रिश्ते, ना अपनी जवानी, ना अपनी मोहब्बत। वो तो बस मौत मांग रही थी, इज्जत की मौत। और ये दुनिया ये भी नहीं दे रही थी, उसके लिए भी तरसा रही थी। कितने नाबेहरबान हो गए थे ये लोग, कितने संगदिल थे, कितने वहशी थे। वो कुछ देर तक बगौर उसकी तरफ देखता रहा, फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। अब बारिश थम गई थी, मगर उसके साथ ही हल्की आवाज़ चलना शुरू हो गई थी। सर्दी पहले से भी ज़्यादा महसूस होने लगी। तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए आग जलाता हूँ, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर शानी का जवाब सुने बगैर वो दरख्तों की तरफ चला गया। 2-4 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में कुछ लड़कियां और पराली थी। उसने चंद ईंटें जोड़कर शानी के बिल्कुल पास ही एक चूल्हा बना दिया। फिर कुछ पतली लकड़ियां खुश्क पराली के साथ रखी। पराली को आग जल्द पकड़ लेती है। उस शख्स ने दिया सलाई जलाई और 2-3 मिनट के अंदर ही शानी के पास अलाव सा भड़का दिया। इस अलाव ने शानी के भीगे और ठिठरे हुए जिस्म को कदरे राहत दी। लेकिन जब दिल राहत से खाली हो तो जिस्मानी सुकून की कोई अहमियत नहीं रहती। तड़ करते अलाव की सुर्ख रोशनी में शानी ने गौर से उस पीर बादशाह को देखा। उसकी उम्र 50 और 60 के दरमियान रही होगी। उसका सर सफ़ा चट और दाढ़ी खुदरू थी। अगर उसका उरिया ढंग का होता तो शायद उसे खूबसूरत और अधेड़ उम्र शख्स कहा जा सकता था। न जाने क्यों शानी को लगा कि उसने मादी में इस शख्स को कहीं देखा हुआ है। इसने 2 ईंटें जोड़कर एक चौकी सी बनाई और उस पर बैठकर आग की हिद्दत से लुत्फ अंदोज होने लगा। लगता है कि तुम्हें जिंदगी ने काफ़ी दुख दिए हैं, उसने शानी की तरफ देखे बगैर कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, शानी कराई। ज़रूरत है, मेरा बच्चा ज़रूरत है, उसने अजीब से लहजे में कहा। शानी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसका फिक्रा पूरी शिद्दत से शानी के कानों में गूंज रहा था। इस फिक्रे में 2 लफ्ज़ ऐसे थे जिन्होंने शानी को सरतापा हिला दिया था। मेरा बच्चा, ये वो 2 लफ्ज़ थे जो बेहद साख्ता अंदाज में उस शख्स की ज़बान से अदा हुए थे। कोई ऐसी बात थी इन अल्फाज में कि शानी के अंदर की दुनिया तय व बाला होगी। उसे धी रानी कहता, बेटी कहता या इस तरह का कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो शायद उसका वो तासर ना होता जो मेरा बच्चा का हुआ था। शानी को यही लगा जैसे वो वाकई एक छोटी सी बच्ची हो, दर्द से रो रही हो और किसी मेहरबान बुजुर्ग ने उसे गोद में लेकर और मेरा बच्चा कहकर इलकोरे देना शुरू कर दिए हों। वो अपने बेपनाह लफ्ज़ के गैर मामूली तासर से बेखबर बात जारी रखते हुए बोला, तुझे हमदर्दी की ज़रूरत है क्योंकि मुसीबतों के काले साए तेरा पीछा कर रहे हैं और तू भाग भाग कर थकी हुई है, बहुत थकी हुई है। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा। जहाँ अब्स बहुत बढ़ जाता है वहाँ तेज़ आवाज़ ज़रूर चलती है और जहाँ अंधेरा बहुत गहरा होता है वहीं पर सवेरे की बुनियाद पड़ती है। बस बंदे की हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। उसका ईमान इस बात पर पक्का होना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो टुकर सफा चट चेहरे वाले बारिश शख्स को तकती जा रही थी। ये तो वही बात थी जो कभी उसके अब्बा जी कहा करते थे। अल्फाज में फ़र्क ज़रूर था मगर मफहूम तो वही था। इस शख्स ने पुरसोच लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, कुछ मेरे बारे में, कुछ इस जंगली रीछ के बारे में जिसे मेरे साथी उठाकर डेरे पर ले गए हैं, और कुछ उस बंदे के बारे में जिसके साथ तू गाड़ी पर जा रही थी। हाँ, वो कहाँ है? शानी ने पूछा। इसका इशारा रियासत की तरफ था। वो हमें गाड़ी के पास मिला है, वही गाड़ी जिस पर दरियां और कनाते शनाते लदी हुई हैं। वहाँ नीम बेहोश पड़ा था, उसके सर पर काफ़ी चोट आई है। मेरे साथी उसकी बरम पट्टी कर रहे हैं। वो बच जाएगा ना? अल्लाह ने चाहा तो बच जाएगा। इतने में शानी ने देखा एक बंदा भागता पीपल की तरफ आ रहा था। ये वही राजा नामी शख्स था जिसे बारिश शख्स ने आरी लाने के लिए कहा था। उसके हाथ में वाकई आरी मौजूद थी, उसके दूसरे हाथ में लालटेन थी। वो हामता हुआ आया, शायद कहीं दूर से भागता हुआ आया था।
उसने लालटेन गड़े के अंदर शानी के पाँव के बिल्कुल करीब रख दी। फिर अपने पीर बादशाह की हिदायत के मुताबिक बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता एक मोटी जड़ को काटने लगा। पाँव इस बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि जड़ की थोड़ी सी जुम्बश भी शानी को तड़पा देती थी। शानी का ध्यान हटाने के लिए बारिश शख्स ने शानी से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद जड़ कट गई। शानी को यूं लगा पाँव किसी आहनी शिकंजे से आज़ाद हो गया है। इसने घूमकर लालटेन की रोशनी में ध्यान से देखा। टखने के ऊपर से काफी खाल छिल गई थी और खून रिस रहा था। बारिश शख्स ने एक साफा नुमा कपड़ा शानी के टखने पर बांध दिया और बड़ी शफकत के साथ उसे सहारा देकर चंद कदम चलने के लिए कहा। शानी ने चलकर देखा। दर्द जरूर था मगर हड्डी सलामत थी। इसी दौरान में 2 अफराद बाबर के घोड़े के साथ दरख्तों से नमूदार हुए। उन्होंने भी पीर बादशाह के दीगर साथियों की तरह लंबे चोगे पहन रखे थे। उनके सर के बाल साफ थे और दाढ़ियां बड़ी हुई थी। दुबले पतले जिस्मों वाले ये मस्कीन सूरत लोग थे। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। शानी को जल्द अज जल्द किसी छत की जरूरत थी। बारिश शख्स पीर बादशाह के साथियों ने शानी को सहारा देकर घोड़े पर सवार कराया। अपने जख्मी पाँव की वजह से शानी के लिए घोड़े पर तवाजुन रखना नहायत मुश्किल था। हालांकि रंगवाली में वो चांदनी रातों में हवेली के वसी इहाते के अंदर बाकायदा घुड़सवारी किया करती थी। शानी को घोड़े की पुश्त पर मुश्किल में देखा तो बारिश शख्स ने अज खुद घोड़े की रुकाब में अपना पाँव रखा और शानी के अगम में बैठ गया। उसने बड़ी नरमी से शानी को थाम लिया। शानी ने उसकी नरम दाढ़ी अपने सर और गर्दन के पिछले हिस्से पर सरसराती महसूस की। फिर शानी ने महसूस किया कि उसकी पुश्त बारिश शख्स के चौड़े सीने से छू रही है। वो जो कोई भी था एक गैर मर्द था, लेकिन पता नहीं क्यों शानी को वो अपना लगा, बहुत ही अपना। शानी का दिल चाहा कि वो अपनी पुश्त को उसके सीने के साथ कुछ और भी चिपका दे, बल्कि वो आंखें बंद करके उसके साथ टेक लगा दे। उसके जिस्म की खुशबू और उसके पाकीज़ा लम्स की लताफत को महसूस करते हुए सुकून की नींद सो जाए। मगर फिर फौरन इसने खुद को संभाल लिया। वो दिल में खुद से पूछने लगी वो ऐसा क्यों सोच रही है। घोड़े की लगाम राजा के हाथ में थी। बाकी अफराद पीछे आ रहे थे। बारिश की बूंदें बरगो बार पर टिप टिप की आवाज पैदा कर रही थी। 3-4 मिनट के मुख्तसर सफर के बाद वो लोग दरख्तों और झाड़ियों से घिरे हुए एक हमवार किते पर पहुंच गए। यहाँ घास फूस की छतों वाली तकरीबन 20 दर्जन झोंपड़ियां मौजूद थी। उनमें से 2-3 झोंपड़ियों में लालटेन की मदम रोशनी थी। कुछ बकरियां, 2-3 भैंसें भी दिखाई दे रही थी। झोंपड़ियों के अगम में चंद खेत थे। बारिश शख्स जिसे उसके साथी एहतराम से पीर बाबा पीर बादशाह कह रहे थे, एक तवील झोंपड़ी के सामने पहुंचकर घोड़े से उतरा। बाद राजा और सरमद की मदद से उसने शानी को भी एहतियात से घोड़े से उतारा और सहारा देकर झोंपड़ी के नीम गर्म माहौल में पहुंचा दिया। ये झोंपड़ी अंदर से काफी कुशादा थी। यहाँ 2 खड़ी चारपाइयां और मिट्टी के बर्तन वगैरह नजर आ रहे थे। मिट्टी की एक ही अंगीठी में चंद एक अधबुझे अंगारे भी मौजूद थे। झोंपड़ी के पिछले हिस्से को एक पर्दे के जरिए अलहदा कर दिया गया था। शानी ने कियाफा लगाया कि इस हिस्से में पीर बादशाह की बीवी या कोई और खातूने खाना मौजूद होगी। अब शानी पीर बादशाह को झोंपड़ी की रोशनी में देख रही थी। उसकी चमकीली आंखों में सुरमे की धारियां थी और कोई सहर अंगेज कैफियत थी। शायद इसी कैफियत के जेर असर शानी कुछ देर पहले खुद को एक शहर में जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। वो अभी तक पीर बाबा या पीर बादशाह की शख्सियत के हवाले से किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। पीर बादशाह ने कहा, तुम अपने ये गीले कपड़े बदल लो। कोई जनाना लिबास तो यहाँ है नहीं। फिलहाल तुम्हें मर्दाना कपड़े ही पहनना पड़ेंगे। इतने में राजा किसी लड़के की शलवार कमीज और जर्सी लिए अंदर दाखिल हुआ। कपड़े शानी के सामने रखे हुए थे। वो बाहर चला गया। पीर बादशाह ने लालटेन उठाई और बोला, मेरा बच्चा, मैं पिछले हिस्से में जा रहा हूँ, तुम बड़े इत्मीनान से कपड़े बदल लो। उसने तवील झोंपड़ी का दरमियानी पर्दा उठाया और लालटेन समेत पिछले पोर्शन में चला गया। झोंपड़ी के सामने वाले हिस्से में तारीकी फैल गई थी। शानी ने झोंपड़ी का सामने वाला दरवाजा बंद किया और सिर्फ कमीज और जर्सी बदल ली। इसकी शलवार अंगीठी की हिद्दत से बतदरीज खुश्क होती जा रही थी। कपड़े बदलने के दौरान में शानी ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि झोंपड़ी के पिछले हिस्से में पीर बादशाह के अलावा भी कोई मौजूद है। कभी कभी मदम आवाज में बातचीत सुनाई देती थी। शानी का पाँव इसे तकलीफ दे रहा था। इसने पाँव को अंगीठी के करीब खिसका दिया। बारिश मुसलसल हो रही थी और किसी वक्त झोंपड़ी की खिड़की से बाहर बिजली की चमक भी महसूस होती थी। शानी के जहन में रह रहकर रियासत का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो किस साल में था। बारिश शख्स पीर बादशाह ने बताया कि उसके सर पर खासी चोट आई है। वो बेचैनी से किसी की आमद का इंतजार करने लगी। वो रियासत की हालत के बारे में जानना चाहती थी। रह रहकर इसकी निगाह झोंपड़ी के वस में मौजूद भारी पर्दे की तरफ उठ जाती थी। पीर बादशाह उसी पर्दे के पीछे उजल हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। शानी को अंदाजा हो रहा था कि ये झोंपड़ी अकब से किसी दूसरी झोंपड़ी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मदम आवाजें शानी तक पहुंच रही थी वो जरा फासले से आ रही थी। इतने में झोंपड़ी के दरवाजे पर मदम दस्तक हुई। दूसरी तरफ पीर बादशाह का साथी राजा था। उसकी आवाज पहचान कर शानी ने लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा खोला। राजा अपने हाथों में मिट्टी का प्याला लिए अंदर दाखिल हुआ। उसमें गर्म दूध था और दूध में रस डुबोए गए थे। राजा ने सूंधी सूंधी खुशबू वाला ये प्याला शानी के करीब एक लकड़ी की चौकी पर रख दिया। फिर उसने खुले मुंह की एक छोटी सी शीशी भी शानी के सामने रख दी। इसमें स्याह रंग की कोई मरम नुमा शय थी। राजा बड़े यकीन से बोला,
दूध रस खाने के बाद आप ये मरहम लगा लें। ये पीर बाबा की करिश्मे वाली मरहम है। जख्म कैसा भी हो, चोट हो, बांस उतरा हुआ हो, कट लगा हो, खुदा न खास्ता हड्डी टूटी हुई, ये मरहम 100 दवाओं की एक दवा है। शानी कुछ नहीं बोली। वैसी बातों पर कभी यकीन नहीं कर सकती थी, अब कैसे करती। राजा ने जब देखा कि शानी का रद्द अमल हौसला अफजा नहीं तो वो खामोशी से बाहर चला गया। वरना ऐन था कि वो इस मोइज़ाती दवा के चंद हैरत अंगेज करिश्मे बयान करने बैठ जाता। शानी ने मरहम को हाथ नहीं लगाया, दूध भी उसी जगह रखा रहा। शानी मुंतजिर निगाहों से भारी भरकम पर्दे की तरफ देखती रही। दफातनी से पर्दे के पीछे भागते कदमों की सदा सुनाई दी। फिर मिट्टी का कोई बर्तन जमीन पर गिर कर टूटा। उसके बाद किसी माला के मोटे मनकों की खन खन सुनाई देने लगी। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा था, कोई पुरस्रार कार्रवाई जारी थी। शानी ने चंद मिनट मजीद इंतजार किया, फिर इससे रहा नहीं किया। वो लंगड़ाती हुई बारी पर्दे की तरफ गई। इसने पर्दे को दरमियान से जरा सा वाह करके पिछले हिस्से में झांका। इसका दिल सीने में उछल कर रह गया। चौधरी बशीर का वफादार कारिंदा रियासत शदीद जख्मी हालत में एक चारपाई पर पड़ा था। उसके सर की चोट शानी की तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन थी। अंदाजा होता था कि लड़ाई के दौरान रियासत का सर बड़ी शिद्दत के साथ पिकअप के किसी ठोस हिस्से से टकराया, या फिर बाबर ने अपनी वजनी राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए रियासत के सर पर कारी जरब लगाई। इसके सर के वस्त से शुरू होने वाला जख्म पेशानी के दरमियान तक चला गया था। खोपड़ी से मुतासरा हिस्से से खून बह बहकर ना सिर्फ तकिए को भिगो रहा था बल्कि चारपाई से नीचे भी टपका था। ताज्जुब की बात यह थी कि जख्म को किसी शय से ढका नहीं गया था और ना ही मुरवज्जा उसूल के तहत जख्म पर दबाव के जरिए खून रोकने की कोशिश की गई थी। रियासत का चेहरा हल्दी की तरह जर्द था, वो गहरी बेहोशी में था। उसकी सूरत देखती पता चलता था कि वो करीबुल मर गया। जिस बारिश को उसके साथ ही पीर बाबा और पीर बादशाह कह रहे थे, वो बेसुध रियासत के पहलू में खड़ा था। मोटे दानों वाली माला अब उसके गले की बजाय उसके हाथ में थी। वो एक हाथ अपनी पुष्ट पर रखे मजरूब पर झुका हुआ था, जिस तरह फर्नीचर पर पॉलिश या रंग करने वाले अपने हाथ को तसलसल के साथ ऊपर नीचे हरकत देते हैं। इसी तरह पीर बादशाह भी दे रहा था। वो अपने मोटे दानों वाली बाला को रियासत की पेशानी से उसके जिस्म पर रगड़ना शुरू करता था और पेट तक ले आता था। फिर पेट से शुरू होकर पेशानी तक चला जाता था। उसका एक साथी मट्टी का बड़ा प्याला लिए रियासत के सराहने खड़ा था और गाहे बगाए प्याले में से थोड़ा सा पानी लेकर उसके छींटे गरांडील रियासत के चेहरे पर देता था। चेहरा जो बदतरी मौत की धुंध में छुपता महसूस हो रहा था। यह तकरीबन वैसा ही मंजिर था जैसे शानी ने चंद रोज पहले चौधरी बशीर की कोठी में बाबू के हवाले से देखा था। बाबू मर रही थी, उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी और शोबदाबाज हजरत साहब उस पर अपने जादुई टोटके आजमाने पर लगा हुआ था। क्या यहाँ भी वही अमल दोहराया जा रहा था? शानी ने बेचैन होकर पर्दा हटाया और अंदर चली गई। इसकी आड़ सुनी तो पीर बादशाह इसके साथ ही चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। शानी रुआंसी आवाज में बोली, खुदा के लिए बंद करो ये सब कुछ, इसकी हालत खराब है, इसे किसी डॉक्टर या हकीम के पास ले जाओ। पीर बादशाह के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। वो अपनी माला बेहोश रियासत के सीने पर रखता तेजी से शानी की तरफ आया और इसे कंधों से थाम कर वापस चौपड़े के सामने वाले हिस्से की तरफ ले आया। वो इसे चारपाई पर बिठाते हुए बोला, हौसला रख बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, इसकी हालत अब संभल गई है, बस अब 2-4 मिनट की बात है। लेकिन पीर बादशाह ने मुंह पीच पीच की शफकत भरी आवाज निकाली और नफी में सारी लाकर शानी को खामोश रहने का इशारा किया। न जाने उसके अंदाज में क्या बात थी कि शानी मजीद कोई मुजाहमती बात ना कह सकी। वो इसके सर पर तसल्ली बख्श अंदाज में होरे होरे हाथ फेरने लगा। इसी दौरान में पर्दे में जुम्बश पैदा हुई और सरमद ने बड़े मुअद्दब अंदाज में झुककर कहा, पीर बादशाह। उसने आंखें खोल दी हैं। पीर बादशाह शानी को वहीं छोड़कर एक बार फिर पर्दे के अकब में ओझल हो गया। चंद सेकंड बाद झोंपड़ी के चौबी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और राजा अंदर आ गया। उसे सबसे पहले दूध वाले प्याले की तरफ देखा। ओहो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, वो तासुब से बोला। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो आप ये मरम तो लगा लेती। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं ठीक हूँ, मेरे लायक कोई खिदमत, वो बेहद हलीमी से बोला। न जाने क्यों शानी को उससे किसी तरह का खौफ महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि अब तक वो जिन हालात से गुजरी थी वो बेहद हौसला शिकन थे। किसी गैर मर्द की परछाई भी उसे डरा देती थी। वो जरा संभल कर बोली, वो बंदा कहाँ है जिसे तुम लोग बांध कर यहाँ लाए हो? वो अपने मखसूस बेजरर अंदाज में मुस्कुराया। आप जरा गौर से सुने, आपको कुछ आवाजें आ रही हैं? शानी ने अपना सर झोंपड़ी की दीवार के साथ लगाया और राजा के अंदाज में ध्यान से सुनने की कोशिश की। इसे गूंगा की बदम आवाजें सुनाई दी। राजा ने कहा, ये वही साथ वाली झोंपड़ी में पड़ा है, बड़ा गुस्से वाला है, बहुत अच्छी तरह बंधा हुआ है, फिर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश में है। शानी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये चौधरियों का बंदा है? वो बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर वो इस बंदे को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए तो तुम सब के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी। राजा के इत्मीनान में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, ऐसी सारी बातें पीर बादशाह के सोचने की होती हैं, हम तो बस उनके हुक्म पर चलते हैं। अब तक हमने जो किया है उनके हुक्म पर किया है। हम सबसे पहले घोड़े की आवाज सुनकर बाहर निकले थे, फिर हमें पता चला कि थोड़ी दूर एक पिकअप भी दरख्त से टकराई है।
उसके बाद हमें आपका बेहोश साथी मिला। उसके बाद गीली जमीन पर पाँव के निशान देखते देखते हम उस पीपल तक पहुंच गए जहां ये राइफल वाला आपको घेरे बैठा था। शानी ने उस पीपल के नीचे जो 1.5-2 घंटे गुजारे उनका तस्वुर ही लर्जा देने वाला था। इसे खुद को इंसान से ज्यादा एक बेबस जानवर की तरह महसूस किया, फंदे में फंसा हुआ एक ऐसा जानवर जिसे दरिंदे फाड़ खाना चाहते थे। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारे पीर बादशाह की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो फिर मुस्कुराया। इनकी शक्ल बहुत से लोगों को जानी पहचानी लगती है, खासतौर से ऐसे लोगों को जो कुछ अर्सा पहले तक फिल्में वगैरह देखते रहे हैं। क्या मतलब? शानी ने चौंक कर पूछा। मेरा ख्याल है आप मादी में फिल्मों के मशहूर अदाकार आसिफ वाटी को जानती होंगी। ये आसिफ वाटी ही है। शानी को याद आ गया। उसके साथ इसके तस्वुर में एक नहायत हसीनो जमील नौजवान की छवि उभरी। जब वो छोटी थी तो आदिल भाई या अब्बा जान के साथ कभी कभी लाहौर की सैर को आया करती थी। आदिल भाई के साथ उसने चंद फिल्में भी देखी थी। इसे वो भूले बसरे मंदिर याद आ गए और वो समझ गई कि राजा नामी ये शख्स ठीक कह रहा है। उस भीगे हुए वैराने में इसने मुंडे हुए सर और जाड़ जिंकाड़ दाढ़ी वाले शख्स को देखा था। वो मादी का वही खूबरू हीरो था। हैरत की एक लहर शानी के सीने में उठकर रह गई। वो शख्स जो मर्दाना वजाहत का नमूना और यकीनन लाखों दिलों की धड़कन था, एक नंग धड़ंग साईं के रूप में यहाँ मौजूद था। अब शानी की समझ में ये बात भी आ रही थी कि पीर बादशाह की आवाज रेडियो आर्टिस्टों की तरह गूंजदार क्यों है। इसी दौरान में वो शख्स बारी पर्दे के पीछे से बरामद हुआ। उसके मदकूक चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी पहले से नुमाया थी। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा साथी अब ठीक है, उसने मुझसे बात की है, तुम भी चाहो तो थोड़ी देर में उससे बात कर सकती हो। शानी खामोश रही। राजा ने सर झुकाकर कहा, पीर बादशाह, अजमतुल्लाह ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसे यहाँ ले आए। हाँ ले आओ, पीर बादशाह ने कहा। शानी हैरत से उसका चेहरा तक रही थी। बादी के इस खूबरू खुश लिबास शख्स ने खुद को इस तरह बदला था कि पहचान मुश्किल हो गई थी। इसने मट्टी की अंगीठी में थोड़ी सी लकड़ियां झोंकी। जल्दी आग की खुशगवार रोशनी झोंपड़ी की दीवारों पर लरजने लगी। बारिश जारी थी। पीर बादशाह ने अपने मुंडे हुए सर पर हाथ फेरा और शानी को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? एकदम अंदर चली आई, हम सबको डरा ही दिया। तो मैं माफी चाहती हूँ। चलो दे दी माफी। इसके सर पर बेहद शफकत से हाथ फेर कर बोला, लेकिन वजह तो बताओ ना मेरा बच्चा। शानी की आंखों में आंसू उमड़ आए। इसे शदीद निदामत का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर पहले पीपल के नीचे उसकी जबान से कुछ नहायत नामुनासिब अल्फाज अदा हुए थे। इसने इस बार इस शख्स के लिए बैरूपिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था और लानत भेजने की बात की थी, बल्कि इससे कुछ और आगे बढ़ गई थी। वो नादम अंदाज में बोली, बाबा जी, पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे हालात से गुजरी हूँ कि हर चीज पर से एतमाद उठ गया है। मेरा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ रहा है जिन्होंने अपने ऊपर कई खोल चढ़ा रखे हैं। उनमें से एक ऐसा शख्स है जो पीरी फकीरी के नाम पर कई ज़्यादालू लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो बात मुकम्मल ना कर सकी और शिशियों से रोने लगी। बारिश शख्स ने उसे दिलासा दिया और अपनी बात मुकम्मल करने के लिए कहा। शानी ने अपने सीने से रोता बिलखता दुख उसके सामने बयान करना शुरू कर दिया। उसने पीर बादशाह को तफसील के साथ अपनी बाबो और उसके साथ होने वाले सलूक के बारे में बताया। बाबो की बीमारी से लेकर उसकी मौत तक सब कुछ उसने पीर बादशाह के गोश गुजार कर दिया। पता नहीं क्या बात थी, जो बातें वो छुपाना चाह रही थी वो भी इस शख्स से छुपा नहीं पा रही थी। वो बड़ी तवज्जो से हमदर्दी से सुनता रहा। शानी चुप हुई तो इसका हाथ थाम कर बोला, देखो मेरा बच्चा, ये सामने लालटेन रखी है। इस लालटेन में से जो चीज निकलती है वो रोशनी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि लालटेन में से अंधेरा निकल रहा है तो ये गलत है। एक ही बजाय 2 या 8 बंदे भी ये बात कहें तो ये गलत होगी। हम रोशनी को गलत नहीं कहेंगे, उन बंदों को गलत कहेंगे। इसी तरह मेरा बच्चा, दुनिया में वो चीज़ भी मौजूद है जिसे रूह कहते हैं। रूह से रूहानियत बनती है। रूहानियत के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे माने बगैर गुजारा नहीं। लोग इसको गलत नाम देते हैं, इसके नाम पर धोखा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन ये सारे गुनाह लोगों के हैं। जो लोग कुदरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, कुदरत उनके लिए मोइज़े दिखाती है और दिखाती रहेगी। शर्त सिर्फ यही है कि लगन सच्ची और सब्र से इंतजार किया जाए। शानी ने सर झुकाकर कहा, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। परेशानी और दुख में मेरे मुंह से कुछ गलत बातें निकल गई थी। पीर बादशाह ने बेसाख्ता आगे को झुककर शानी का सर चूमा। ना मेरा बच्चा, तूने कोई गलत बात नहीं की। ये सब कुछ हो रहा है। तावीज़ गंडे, अमलियात, दूरी इल्म, काले इल्म और पता नहीं किन किन नामों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम अपनी असल से भटके हुए हैं और असल यही है कि ये दुनिया असबाब की दुनिया है। कुदरत ने अपनी सारी मखलूक के लिए कुछ असूल बनाए हैं। जो भी इन असूलों के खिलाफ चलता है नुकसान उठाता है। उसकी मिसाल यही है कि एक शख्स हाथ बढ़ाकर रोटी ना उठाए और ये कहे कि लुकमा खुद उसके मुंह तक पहुंच जाए, या एक शख्स आंखें बंद करके सड़क पार करे और ये समझे कि कुदरत उसको बचाएगी, तो ये गलत है। ये उसूलों की खिलाफ वर्दी है। लेकिन मेरा बच्चा, ऐसी बात भी नहीं है कि नऊज बिल्ला कुदरत अपने उसूल बनाने के बाद बेबस हो गई है। वो अपने नेक और साबर बंदों के लिए कभी कभी अपने इख्तियार के करिश्मे भी दिखाती है।
वो अपने असूलों को एक तरफ रखती है और कोई अनहोनी कर देती है। मेरी बात समझ रही हो ना मेरा बच्चा? शानी ने इस बात में सर हिलाया। ये बातें वाकई उस पर असर कर रही थी। अनहोनियां जरूर होती हैं दी रानी, लेकिन इसमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि हर वक्त अनहोनियों का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरी ये कि अनहोनियों से मुलाकात के लिए सख्त तरीन आजमाइशों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जरा इसे पहचानो। ये क्या है? बारिश शख्स ने चारपाई के बिछोने के नीचे हाथ डाला और कागज में लिपटा हुआ एक नगीना निकाल लिया। ये क्या है? इसने पूछा। शायद हीरा है, शानी ने कहा। हाँ, ये हीरा ही है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक पत्थर था, बेकीमत और बेकार पत्थर। आज ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी बेपनाह कीमत है, इसे चूमा जाता है, गले का हार बनाया जाता है, बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। एक कंकर अनमोल हो गया है। ये अनहोनी है, लेकिन इस अनहोनी तक पहुंचने के लिए इस कंकर को एक लंबी आजमाइश से गुजरना पड़ा। ये जमीन की अथाह गहराई में लाखों साल तक दबा रहा। इसने बेपनाह वजन और गर्मी बर्दाश्त की, हर तरह की मौसमी सख्तियां जीनी और आखिरकार हीरा बन गया। हीरे ऐसे ही बनते हैं, कुंदन भी ऐसे ही बनते हैं, सीपियों में मोती भी ऐसे ही परवान चढ़ते हैं। हर लफ्ज शानी के दिलो दिमाग में सिराइत कर रहा था। अजीब लहजा था उस शख्स का। उसे शानी का हाथ एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया। तू मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारना, हौसला छोटा नहीं करना, मंजिल जरूर नजदीक आएगी। मैं तेरी पेशानी पर एक ऐसा सितारा देख रहा हूं जो बहुत बुलंदी पर चमकता है। शानी की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसका दिल चाहा कि इस शख्स के सीने से लग जाए और फूट फूट कर रोने लगे। उससे कहे, ऐ मेहरबान बुजुर्ग, मंजिल मिले या ना मिले, मिलने का सवाल तो तब पैदा होता है जब मुसाफिर जिंदा रहे। अगर दुखों ने जिस्म से जान ही खींच ली तो फिर बाकी क्या बचेगा? लेकिन फिर इसने खुद को टूट कर बिखरने से संभाला। ये शख्स उसे यही तो नसीहत कर रहा था। वो अजीब खूबसूरत लहजे में बोला, आज की ये रात मंजिल नहीं है बच्चा, ये एक छोटा सा पड़ाव है। तुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। बस आज पो फूटने से पहले पहले तू आगे बढ़ जाना, जहां जाना है चली जा। शानी ने बहुत अरसे बाद अपने करीब एक ऐसा शख्स देखा जिसे देखकर इसकी दिल की गहराई से आवाज आ रही थी कि वो सच्चा है, मुखलिस है। वो जैसा दिखाई दे रहा है अंदर से भी वैसा ही है। न जाने इन लम्हों में से क्या हुआ। वो सिसक कर बोली, मुझे अपने पास रख लो पीर बाबा, मैं अभी कहीं जाना नहीं चाहती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना कुछ आ रहा है। मेरा बच्चा, तुझे आगे बढ़ना है। आग के दरिया में तू काफी फासला तय कर चुकी है, पीछे हटेगी तो नुकसान होगा। अब अल्लाह का नाम लेकर चलती जा, अल्लाह सोना भली करेगा। जा, चली जा जिस तरफ तेरा दिल तुझे खींच रहा है। पर मेरा दिल मुझे किसी तरफ भी नहीं खींच रहा बाबा, तू गलत कह रही है। जरा अपने दिल में झांक, एक प्यारी सी मासूम सी कशिश तुझे बुला रही है। मैं तेरा चेहरा देखकर कह सकता हूँ कि किसी मासूम कशिश से तेरा नाता जरूर है, और हो सकता है कि उसके साथ कोई और कशिश भी हो, कोई गहरी या पुरानी कशिश। इतने में भारी पर्दे के पीछे से कराने की और कुछ बोलने की आवाज आई। शानी ने पहचान लिया, यह रियासती की आवाज थी। वो वाकई होश में आ चुका था।